नमस्कार। कैसे हो आप लोग? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुन पा रहे हो तुम लोग मुझे? और कहाँ कहाँ बरसात हो रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बरसात कहाँ कहाँ हो रही है? बहुत ही खतरनाक मौसम हो रहा है ऐसे। अब थोड़ी कम हो जाए ना बरसात तो ठीक रहे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है, चलो बढ़िया बात है। हाँ, इतनी ज़्यादा भी फिर बाद में क्या ही मतलब। थोड़ी तो कम होनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता? लगता है तुम लोगों को? हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं। आज एक टॉपिक कवर करें अपन। अभी 2 एक घंटे अपनी क्लास होगी और आपकी कोई क्लास नहीं है, के बाद ही होंगी और क्लास है। अभी 2 घंटे अपन लोग जो है वो एक टॉपिक कवर करें। मूल अधिकार। किस किस की इच्छा है कि सर मूल अधिकार तो पढ़ ही सकते हैं। मूल अधिकार वाला मामला तो जो है वो कवर कर ही सकते हैं। बताओ किस किस की इच्छा है? पढ़ सकते हो? अच्छा टॉपिक है। गुरुजी बारिश रुकने एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ, ये जो आपकी रिक्वेस्ट है ना, ये रिक्वेस्ट का समाधान हो जाएगा। आजकल मैं बैठूंगा तो हर क्लास की नाम और नंबरिंग करवा दूंगा। ठीक है? ओके। श्योर। बूस्टर टॉपिक बोला था ना। अब यूट्यूब हो रहा है तो फिर बूस्टर टॉपिक का कोई सेंस नहीं है। फिर बाद में मेरे को राजस्थान पॉलिटिक्स स्टार्ट करनी है तो एक दिन में फिर बाद में 5 क्लास नहीं हो सकती है बेगराज जी। आपका एक यूट्यूब की क्लास हो रही है, एक आपका जो है वो इंडियन पॉलिटी चल रहा है। फिर आरएस वालों के लिए अलग से 15 तारीख से बिहेवियर चल जाएगा। सीईटी वालों के लिए अलग से राजस्थान पॉलिटी चल जाएगा। फिर और क्या चाहिए? ये तो आपकी भी बेसिक समझ है ना, तो उतना ही हो पाएगा। धीरे धीरे हो जाएगी चीजें। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? राखी बाद में तुम लोग आओगे तो तुम्हारे राजस्थानी को स्टार्ट करवा दूंगा मैं। राखी बाद में जो है, हाँ, मूल अधिकार पीडीएफ में दिया हुआ है। राजस्थान इको में तुम राखी बाद में जब आओगे तुम 22 तारीख से, तब मैं तुम लोगों की राजस्थान इकोनॉमी स्टार्ट करवा दूंगा। सॉरी भाई। तो करें स्टार्ट? हाँ। नहीं मोहित, सबकी आवाज़ आ रही है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। अब सुबह सुबह डट जाओ। काल थारी जो है ना, टेस्ट है, वो टेस्ट दे लो। और इंडियन पॉलिटी में अभी खूब दिन लगेंगे, 2 महीने और लगेंगे। आ जाओ। आगे बात समझ में? अब कृपया करके जो है वो संयम बनाए रखे। नया टॉपिक पढ़ेंगे मूल अधिकार। 2 घंटे पढ़ाऊंगा। टॉपिक पूरा करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है? और बढ़िया तरीके से जो आनंद से बताओ। और अब आप एकदम क्लियर हो गई सारी बात। आरएस वालों के लिए बिहेवियर और राजस्थान इको स्टार्ट हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन है ना, जो सी टी आर एस दोनों के अंदर एडमिशन ले रखा है, तो उनको ही बता रहा हूँ मैं। और अगर तुमने सी टी में ले रखा है तो तुम्हारा इंडियन इको जो है वो कंप्लीट, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद में इको स्टार्ट हो जाएगा और राजस्थान इको स्टार्ट हो जाएगा। अब बात टेंशन खत्म। अब इधर देख लो, और बात बाद में करेंगे क्लास के बाद में। ठीक है? तो माँ सरस्वती का नाम लेके और अब जो है वो दोस्तों हम लोग बात करते हैं। हाँ। हम्म। कहाँ तक पहुंच गए थे? मूल अधिकार का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये बताओ मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? और ये अब तक जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो अंडर कंट्रोल है ना? अब तक जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो, अब तक आप लोगों को जो टॉपिक याद करवाए गए हैं वो अंडर कंट्रोल है क्या? एकीकरण हो चाहे दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो, एकीकरण से पहले वाला टॉपिक आपके यहाँ संविधान के भाग हो, अनुसूची हो, ये सारे अंडर कंट्रोल है ना? संविधान सभा, संविधान के भाग, अनुसूची, विशेषता, प्रकृति, है, एकीकरण, पुनर्गठन, अब तक है ना? अमेरिका से लिए हुए हैं।
पूरा याद है एकदम कंप्लीट। तो आज वैसे ही मूल अधिकार याद करेंगे। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि मूल अधिकार होता क्या है। केवल रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। हम ये देखते हैं कि जो है वो दोस्तों आपके यहाँ मूल अधिकार होते क्या हैं। पहले हम अधिकारों के बारे में बात करते हैं। अधिकार का मतलब होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए जो आवश्यक है ना, जो सहायक है ना, वो उसके लिए राइट है। वो उसके लिए राइट है। जैसे हम बोलते हैं कि शिक्षा का अधिकार, हम अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमारे जो है वो व्यक्तित्व है, हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो है वो दोस्तों जो है वो ये जरूरी है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अधिकार बोलते हैं। अब ये अधिकार तो जो है वो प्राकृतिक रूप से एक व्यक्ति को जीवन का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, काम करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, उसके धर्म को मानने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये तो एक व्यक्ति को जन्मजात मिलने ही चाहिए। ये तो एक व्यक्ति को जन्मजात मिलने ही चाहिए। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम इन्हें संविधान में लिख देते हैं तो दोस्तों जो है इसे मूल अधिकार कह देते हैं। हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, हाँ सेम ही है, मूल अधिकार कह देते हैं। एक होते हैं आपके मानवाधिकार और एक कहते हैं मूल अधिकार। तो ह्यूमन राइट्स तो बेसिकली आप इस चीज़ में कभी भी जो है वो क्या बोलते हैं कंफ्यूज मत होना कि आप लोग इतना सा याद रखना कि मानव अधिकार का मतलब क्या हुआ, भाई एक मनुष्य को जो है वो अपने व्यक्तित्व विकास के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट। उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट। जायज़ बात है, जायज़ बात है ना कि भाई जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, समान वेतन उसे मिले, ये सारे अधिकार एक जन्मजात रूप से व्यक्ति को मिलने चाहिए ताकि उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जो है वो दोस्तों, उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सके। लेकिन इनमें से हम कुछ अधिकारों को संविधान में लिख देते हैं। इनमें से हमारे यहाँ कुछ अधिकार संविधान के अंदर भाग 3 में लिखे हुए हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मूल अधिकार। उसे हम क्या बोल देते हैं दोस्तों आपके यहाँ, मूल अधिकार। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मूल अधिकार। ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले तो, ये क्लियर होना चाहिए। हाँ सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना। ये DHH कृपया करिए, पर्यटन सब करवा दूंगा मैं, ऊर्जा समय आने पे सारी चीज़ हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये इसको यूट्यूब का कमेंट सेक्शन मत बनाओ, ये ऐप का कमेंट सेक्शन है। थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह सहूलियत से रहो ताकि ठीक से पढ़ सको। अब चालू मत हो ऐसे, क्योंकि मैं काफ़ी मूड के साथ जो है वो पढ़ाने आया हूँ। तुम लोग जो है वो अगर ये चीज़ ही चालू रखनी है तुम्हें तो फिर बाद में भाई तुम जानो। आगे बात समझ में। हाँ मुनेश कह रहा है कि सर इस क्लास की PDF नहीं डाली। मुनेश भाई या तो उठे नहीं हो, गए हो तो पानी नहीं पिया तो, या फिर चाय नहीं पियो, या फिर नींद नहीं उठी होगी। क्योंकि हमने जो है वो PDF इसकी मूल अधिकारों तक नहीं, मौलिक कर्तव्य तक डाले हुए कम से कम 4-5 दिन हो गए। और आगे वाले 5 दिनों की भी मैंने जो उपलब्ध करवा रखी है ना मोनिका जी, इससे संबंधित लाभ आपको नहीं मिले। थैंक यू मुकेश जी। लेकिन तारीफ भी बाद में ही कर देना। अभी क्यों कर रहे हो कि सब कुछ याद करवा देते हो और पहले पढ़ा दूँ मैं। हाँ और कोई डाउट किसी को। सर आप थोड़ा तेज बोलो, कितना तेज बोले से गला छिल जाए भाई। इनको पढ़ना तो है नहीं सुबह सुबह। हाँ अब कोई आपको इलाज करवाना है कि ब्लॉक हो, ब्लॉक और करवाना है जहाँ कमेंट करके देख लो एक बार, है ना। वो एक भाई तो पीयूष तो बैठे ही है, क्योंकि तो लगी थोड़ी बहुत ही गलती है। अब अगर कोई की और इच्छा हो कि मन महीना भरता ने ब्लॉक होना है तो एक बार कमेंट दे कर लियो, कमेंट में बैठे हो 2-4 न कर दियो मैं, फिर बाद में स्टार्ट करा। हाँ रिदम टूटता है ना फिर बाद में, रिदम टूटता है। हम्म बताओ बताओ कोई है, इन 2-4 की आदत नहीं जाती ना, तो करें क्या। पढ़ लेने दो, कोई टाइम निकाल के पढ़ रहा है, क्यों रिदम टूट रहे हो।
हाँ, ये तुमने ऐसे ही मूल अधिकार पढ़ रखे होंगे, थोड़े याद हो जाएंगे तो काम आएंगे। पढ़े तो 2 घंटे पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक पूरा करा दूंगा। अपने लक्षण से सही से बैठे रहो ताकि थोड़ा काम आ जाए। तो मानव अधिकार जो है वो दोस्तों सभी को है, लेकिन जिन चीज़ों को हम संविधान में लिख देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल अधिकार बोलते हैं। मूल अधिकार की संकल्पना अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है दोस्तों, अमेरिका में से ली गई है। और ये मूल अधिकार हमें किसके विरुद्ध मिलते हैं, मूल अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। राज्य मतलब दोस्तों आपके यहाँ सरकार के विरुद्ध मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों आपके यहाँ, राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। याद रख लेना कि आपके अगर स्वतंत्रता का हनन राज्य नहीं कर सकता, राज्य आपके साथ जो किसी भी प्रकार की असमानता नहीं कर सकता, ना रोजगार में राज्य आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, राज्य धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आई बात समझ में। हम जब अभी पढ़ेंगे आपके यहाँ आर्टिकल जो है वो 12, 13, 14, 15 जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मूल अधिकार हमें कोई व्यक्ति के विरुद्ध नहीं मिल रहे हैं, ये किसके विरुद्ध मिल रहे हैं, आपको राज्य के विरुद्ध। मूल अधिकार का ये सेक्शन इसलिए रखा गया है ताकि सरकार जो है वो दोस्तों आपके खिलाफ जो है वो कोई भी ऐसी चीज नहीं कि सरकार जो है वो रोजगार देते हुए जो है वो भेदभाव कर जाए, सरकार जो है वो और काम में भेदभाव कर जाए, नहीं। इनका अगर उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, इनके उल्लंघन पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इनके उल्लंघन पे आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है जो अधिकारों का जो घोषणा पत्र है। सबसे पहले जब ब्रिटेन के अंदर जो है वो राजतंत्र से कुछ अधिकार जब लोगों को दिए गए थे तो वहां सबसे पहले इस शब्द का उल्लेख किया गया था, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट या राइट्स जब किसी को दिए जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मैग्ना कार्टा। उसे हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, मैग्ना कार्टा। तो आपको पूछ ले कि संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहे, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है। ये दोस्तों जो है वो न्यायोचित हैं। मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं ताकि जो है ना कभी भी प्रश्न गलत नहीं हो। नहीं अब तक तो मूल अधिकार चालू हो जाते हैं। ये न्यायोचित है मतलब व्यक्ति इसके लिए जो है वो अदालत में जा सकता है, व्यक्ति इसके लिए जो है वो अदालत में जा सकता है। ये अधिकार राज्य की मनमानी रवैयों को रोकते हैं, मतलब आपके साथ सरकार कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपको स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का अधिकार आपको जो है अधिकार है तो है। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट में आप जो है वो अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप जा सकते हैं। ये वाद योग्य है, ये जो है वो दोस्तों वाद योग्य है, मतलब इसके आधार पे केस चल सकता है। लेकिन इनकी प्रकृति असीमित नहीं है, लेकिन इसकी प्रकृति असीमित नहीं है। सर असीमित कैसे नहीं है भाई, असीमित इसलिए नहीं है, आप लोग याद रख लेना आपके यहाँ पे। और असीमित इसलिए नहीं है उसको, हाँ एग्जैक्टली याद रखना। और वो क्या है दोस्तों कि आपके यहाँ पे आप बोलो मेरे को तो बोलने की स्वतंत्रता है, तो इतनी भी नहीं है बोलने की स्वतंत्रता कि आप कुछ भी बोल दो। बोलने की स्वतंत्रता पे पाबंदी है, पाबंदी है ना, कि ऐसा मत बोलो जिससे किसी के स्वास्थ्य पे खतरा हो, ऐसा मत बोलो जिससे समाज के सदाचार पे खतरा हो, ऐसा मत बोलो जो हमारे किसी विदेशी देश जो हमारे किसी मित्र देश के खिलाफ हो। मतलब ये असीमित है, याद रखें। तो दोस्तों इनके माध्यम से संतुलन बिठाया हुआ है। तो ये सारी चीजें बताओ मेरे को, फिर उसके बाद में मैं आगे बात करूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया मूल अधिकार का, ये हमने अमेरिका से लिए हैं। संविधान के भाग 3 में उल्लेख हैं, ये राज्य के विरुद्ध मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में संरक्षण इनके माध्यम से मिलता है, न्यायोचित हैं, वाद योग्य हैं, और दोस्तों जो है वो इनके हाँ इनके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ प्रतिबंध भी है। इतना समझ में आ गया, पक्की बात। तो पहले मेरे साथ साथ याद करो, पहले आपके समता का अधिकार, राइट टू इक्विटी आपको मिलेगा दोस्तों, जो आपका 14 से 18 हम लोग पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म से संबंधित अधिकार 25-28, आपके संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सर फिर 12 से 13 में क्या है, 12 से 13 में थोड़ी भूमिका बनेगी। फिर बाद में जो है वो आपके 33, 34, 35 में क्या है, 33, 34, 35 के अंदर लास्ट में बताते हुए जाएंगे ये किन को नहीं मिलेंगे, किन को जो है वो
नहीं मिलेंगे। यह किसके अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन कौन कर सकता है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है जब किसी को राइट दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, तो एक शब्द का उपयोग लिया जाता है मैग्ना कार्टा। ये शब्द सबसे पहले ब्रिटेन में आया था, जब कुछ अधिकार जो है वो वहाँ के लोगों को दिए गए थे, तो उस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहा था। तो हमारे यहाँ भी दोस्तों जो है वो ये बात है। हाँ, सारे बता दिए ओम प्रकाश जी, 28 और 8 वाला पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने तो। अब आप राज्यों के नाम तो जाके बेसिक पढ़ ही सकते हो। ओम प्रकाश भाई कह रहा है कि जो है वो, हाँ उसके अंदर आपको जो है वो नहीं जाना, ABCD के अंदर बेसिक समझना है कि A के अंदर ब्रिटिश भारत के राज्य थे, B के अंदर रियासतें थी, C के अंदर चीफ कमिश्नरेट थे, और D के अंदर अन्य अर्जित राज्य थे। हमने ये जो है वो क्लासिफिकेशन 7वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो 1 नवंबर 1956 को ख़त्म कर दिया। अब आपके जो है वो 6 के अंदर जो है वो राज्य है, 7 में कुछ नहीं है, 8 में बेटा जी आपके यहाँ पे क्या यूटी है, और 9 में अब कुछ अलग हो गया है, जिसके अंदर आपके यहाँ पंचायती राज है, फिर नगर पालिका है 9A में, फिर 9B के अंदर सहकारिता है। ठीक है, आगे चलें। श्योर, चलो आगे बात करते हैं। तो आगे ध्यान देते हैं, तो एक बार ये सब पढ़ें। आपके यहाँ जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार आपके यहाँ पे जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, एक बार लिखें, 14 से 18। हाँ, 14 से 18 के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे, 14 से 18 के बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर दोस्तों आपके यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कहाँ से कहाँ पढ़ेंगे हम, 19 से 22 पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो वो 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। इन सब का मिलान का पहला प्रश्न ये भी आ सकता है, और तुम्हें जितना ज्ञान याद हो उतना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखें आप यहाँ पे, हाँ याद रखें आप लोग यहाँ पे कि 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28 है, 29 से 30 है, और दोस्तों 32, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, राज्य क्या है, क्योंकि हम केवल और केवल अनुच्छेद 12 में इतना पढ़ता है राज्य की परिभाषा, केवल इतना तो पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा। आज मैं ये भी डाउट तुम्हारे खत्म करता हूँ कि राज्य का मतलब क्या होता है, हमें ये तो पता चले स्टेट की डेफिनेशन, क्योंकि हर जगह स्टेट की डेफिनेशन आएगी, हर जगह स्टेट की डेफिनेशन आएगी कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य व्यक्ति को जो है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, राज्य नौकरी देते समय व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। बार बार ये राज्य शब्द आएगा, तो इस राज्य शब्द को समझ के अब खत्म कर लिया जाए। तो याद रखें, राज्य शब्द से तात्पर्य भारत सरकार और संसद दोनों से है ना, तो भारत सरकार और संसद दोनों से। राज्य की परिभाषा में राज्य सरकार और राज्य का विधानमंडल भी आता है, मतलब पूरी सरकारी बॉडी आती है। इसके अंदर जो है सभी स्थानीय निकाय, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, ये भी आते हैं। अन्य सभी निकाय भी जो वैधानिक है या गैर संवैधानिक है, मतलब जो सरकार के हैं, चाहे उसके अंदर LIC हो, ONGC हो, जो भी चीज गवर्नमेंट की बॉडी है ना, वो दोस्तों स्टेट की डेफिनेशन में आती है। स्टेट का मतलब क्या है दोस्तों, याद रखें। राज्य शब्द का उल्लेख हम लोगों ने क्यों किया है सुचित्रा जी, राज्य शब्द जो है वो पॉलिटी के अंदर उपयोग लिया जाता है, हम वहाँ पे बार बार जो है वो ये शब्द उल्लेख नहीं करते हैं कि केंद्र है, वहाँ पे बार बार राष्ट्र, ये हम शब्द उपयोग नहीं करते हैं, देश, ये शब्द उल्लेख नहीं करते हैं, हम स्टेट, क्योंकि पॉलिटी जो है वो दोस्तों स्टेट संबंधित जो है ना सारी बात, फिर एक ही चीज से आप समझ जाते हो कि यहाँ स्टेट का मतलब क्या है। यहाँ जो है वो दोस्तों स्टेट का मतलब क्या है ये आप लोग समझ जाते हैं। तो यहाँ जो राज्य शब्द का उल्लेख है, इस राज्य में क्या क्या आता है, इस राज्य में केंद्र की सरकार भी आती है, इस राज्य के अंदर जो है वो संसद, लोकसभा, राज्यसभा भी आती है, इस राज्य के अंदर जो है वो राज्य भी आते हैं, उसके साथ साथ विधानसभा और विधान परिषद भी आती है, पंचायती राज भी आता है, नगर निकाय भी आते हैं, और स्थानीय निकाय भी आते हैं, और केंद्र और राज्य
राज्य सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं वो भी आती है। इसका मतलब आपके साथ LIC भी भेदभाव नहीं कर सकती, आपके साथ रिको भी भेदभाव नहीं कर सकता, आपके साथ ONGC भी भेदभाव नहीं कर सकती, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, आपके साथ BPCL भी भेदभाव नहीं कर सकती, आपके साथ जो है वो दोस्तों किसी भी कंडीशन के अंदर। राज्य की परिभाषा यही है। राज्य शब्द से तात्पर्य क्या हुआ? हमारे संविधान में राज्य शब्द से तात्पर्य केंद्र सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य सरकार, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायती राज, नगर निकाय, लोकल बॉडी, केंद्र तथा राज्य सरकार की संस्थाओं से है। अर्थात आपके साथ जो है ना केंद्र सरकार भेदभाव कर सकता है, ना आपके साथ राज्य सरकार भेदभाव कर सकती है, ना आपके साथ UPSC भेदभाव कर सकता है, ना आपके साथ SSC भेदभाव कर सकता है, ना आपके साथ RPSC भेदभाव कर सकती है, ना आपके साथ राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भेदभाव कर सकता है, ना आपके साथ रिको भेदभाव कर सकता है, ना आपके साथ LIC भेदभाव कर सकती है, ना आपके साथ राजसिको भेदभाव कर सकता है, ना आपके साथ राजस्थान वित्त निगम भेदभाव कर सकता है, ना आपके साथ दोस्तों वित्त आयोग भेदभाव कर सकता है, ना आपके साथ जो है वो निर्वाचन आयोग भेदभाव कर सकता है, ना, हाँ, और कितने के एग्जांपल दूं, ना आपके पास राज्य निर्वाचन आयोग भेदभाव कर सकता है। राज्य शब्द से तात्पर्य यहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, स्थानीय निकाय, है ना। तो ये वो राज्य नहीं है जो तुम वो राज्य मानते हो, जैसे राजस्थान को आप राज्य कहते हो, हाँ, आप मध्य प्रदेश को राज्य कहते हो। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ तुम्हें क्या समझ में आया? स्टेट शब्द का तात्पर्य संविधान में क्या है? स्टेट शब्द का तात्पर्य संविधान में मेन तरीके से देखें तो सरकारी मशीनरी से है, सरकारी मशीनरी से है। आई बात समझ में? हाँ, आगे बात समझ में? अब तो एकदम दिमाग में छप गई होगी, इतने एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया तुम लोगों को कि यहाँ पे स्टेट शब्द से मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्टेट शब्द का मतलब है सरकारी मशीनरी से है कि इसके अंदर केंद्र सरकार भी इंक्लूड है, राज्य सरकार भी इंक्लूड है, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज, नगर निकाय, भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सहकारी बैंक, सब आते हैं इसमें, सब आते हैं। मतलब सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य, और सरकार की मशीनरी, चाहे वो केंद्र की कोई संस्था हो चाहे राज्य की कोई संस्था हो, आपके साथ जो है वो दोस्तों भेदभाव नहीं कर सकते। सभी सरकारी विभाग, मैं तो बैंक तक जा रहा हूं, SBI भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता क्योंकि केंद्र सरकार का है ना। आगे बात समझ में? एग्जैक्ट क्लियर? ये समझ में आना बहुत जरूरी है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो पॉलिटी के तहत जो अगर आप लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की डेफिनेशन निकालें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनसे मत निकालें। हाँ, सीमा अंडरस्टूड है पंचायती राज में। अब एक एक चीज थोड़ी बताती हूँ कि पंचायती राज में ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, स्टेट और स्टेट की मशीनरी। आगे बात समझ में? हाँ, केंद्र में केंद्र सरकार आती है, राज्य में राज्य सरकार आती है। दीपक, एग्जैक्ट क्लियर? आगे चलो आर्टिकल 13 के अंदर। अब अगर इसके अलावा किसी को ऐसे लगता है तो उसको थोड़ा सा समझ विकसित करनी पड़ेगी कि हम लोग यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो अलग से कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई अलग से स्टेट पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे जो है वो इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 12 पढ़ रहे हैं। और ये शब्द जगह जगह आएगा, ये शब्द जगह जगह आएगा और उस समय आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप लोगों के सामने जो है वो शब्द आएगा कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो यहाँ ये बात कोई उत्तर प्रदेश की नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश की नहीं हो रही है, यहाँ बात जो है वो दोस्तों आपके यहाँ किसकी हो रही है? राज्य का मतलब सरकार और सरकार की मशीनरी से हो रही है। राज्य
नागरिक के साथ दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने में भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है, सरकार एवं सरकार की मशीनरी की बात हो रही है। बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे डिजाइन किया गया। यहाँ राज्य के द्वारा महिला एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। तो यहाँ कोई बात तुम्हारे लिए जो है वो अलग से जो है वो कोई किसी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार की नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है सरकार एवं सरकार की मशीनरी। आगे बात समझ में? खूब विस्तार से हो रहा है काम। हाँ, सरोज LIC ONGC के पीछे पड़ गई कोई LIC। भाई गलती लिख दियो हटाई, अंग्रेजी में लिखना चाहे हो, भारत, हाँ हिंदी में लिखना चाहे हो, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो ये उदाहरण है, उदाहरण के पीछे मत पड़, आगे थोड़ा सो एक ऊपर ध्यान दो। सरोज, सुचित्रा और सीमा हमारी क्लास के 3 महत्वपूर्ण जो है अपनी बहनें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी प्रवृत्ति में सुधार कर लो, ताकि आपको लगे कि आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके आगे प्रशासन में जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा 3 सरोज, सुचित्रा और सीमा, आई बात समझ में? अट मतलब LIC कौन ध्यान, LIC एजेंट घर घर फिरे, इनमें भाई यहाँ लिख दो एग्जाम्पल हो आपने थार का थोड़ा बहुत समझ में। हाँ, या तो पढ़ो को नहीं, या जो है वो भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम थोड़ा जार गूगल कर लियो, है ना? तो इसको अब समझने की जरूरत नहीं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC कौन करवाई के कदे बुरो लाग जी बार बिना मतलब। हाँ, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अब आ मत पूछ लिया ओ क्या कर एक पेट्रोल पंप हुआ तेल ढूंढे, वो एग्जाम्पल दिए। आगे बात समझ में? चालू आगे में थोड़ा थोड़ा समझ में आयोगे? पहलो आर्टिकल 12 की समझ में आयो? क्लियर? अब आर्टिकल 13 को समझते हैं। आर्टिकल 13 को समझते हैं। मैं बहुत डिटेल से वो चीज़ें कवर करवा रहा हूँ ताकि कभी पॉलिटी में समस्या नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा संयम बना के रखें। नहीं, जनरली पॉलिटी पढ़ाते टाइम एक ही बात होती है कि 12 में राज्य की परिभाषा है, 12 में राज्य की परिभाषा है, 12 में राज्य की परिभाषा है। और ये जो आवाम RS की तैयारी करते घूम रही है 99% जो है वो राज्य की परिभाषा है, बस इतना ही पता है। मैंने तुम्हें एग्जैक्ट क्लियर करवा दिया ये राज्य की परिभाषा क्या है। अब चलते हैं अपन लोग जो अनुच्छेद 13 के अंदर। अनुच्छेद 13 के अंदर बात करते हैं। 13 में क्या है? संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि या उसका भाग, मतलब पहले से कोई लॉ या उसका कोई पार्ट अगर मूल अधिकार में कटौती करता है, अगर मूल अधिकार में कटौती करता है तो उस विधि को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। बताओ, अच्छी चीज है नहीं है? इन्होंने अच्छा काम किया नहीं है? हैं? पहले सही बात लिखी ना आर्टिकल 13 में, क्योंकि मूल अधिकार पढ़ने से पहले उसकी सुरक्षा तो करो। मूल अधिकार पढ़ने से पहले उसकी सुरक्षा तो कीजिए ना, वो तो जरूरी है। तो वो जरूरी है तो दोस्तों जो है वो आप लोगों को जो है वो याद रखना है कि संविधान लागू होने से पूर्व है कि कोई भी विधि है, संविधान लागू होने से पहले की कोई भी विधि या कोई भी लॉ या उसका कोई भी भाग, आगे वालों को तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन याद रखें संविधान लागू होने से पहले मतलब आपके यहाँ पे जो है वो दोस्तों 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई भी एक्ट हमारे यहाँ पे है, कोई भी एक्ट, बहुत सारे एक्ट। अब कोई बोलेगा सर कोई भी एक्ट हम क्यों रखेंगे, संविधान से पहले का रखा हुआ है। CRPC, IPC, CPC अब जाके चेंज किए, CRPC, IPC, CPC अब जाके चेंज किए। सहकारिता अधिनियम 1904 का है, अब तक जो है वो चल रहा है। तो ये थोड़ी है कि हम उन एक्ट को हटा देंगे, जो काम की चीजें वो रखी हुई है। लेकिन कोई भी पुराना एक्ट, अधिनियम, कोई भी विधि जो है वो अगर मूल अधिकार के जो है वो कटौती करती है या मूल अधिकार में कमी करती है या मूल अधिकारों को समाप्त करती है तो हम उस कानून को ही हटा देंगे, हम उस कानून को ही हटा देंगे। तो 13(1) किस किस को समझ में आया? 13(1) जो है किस किस को समझ में आया? आ गया समझ में 13(1)? श्योर? हाँ, 13(1) एकदम क्लियर है। अब कोई ये पूछ ले कि सर विधि का मतलब क्या होता है, सर जो है वो विधि का मतलब क्या होता है, उसके बारे में अगर कोई पूछ ले तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विधि शब्द का मतलब क्या होता है, इसको भी थोड़ा पढ़े ना।
कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि विधि क्या है। तो दोस्तों याद रखें, विधि का मतलब क्या होता है। विधि का मतलब यहां पे विधि से तात्पर्य दोस्तों याद रखना यह है कि आपकी संसद या आपकी राज्य विधानमंडल या राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया कोई भी दोस्तों अधिनियम भी विधि कहलाती है। उनके द्वारा पारित किया गया कोई भी आदेश भी विधि कहलाती है। उनके द्वारा बनाया गया कोई भी नियम भी विधि कहलाती है। कोई भी कानून विधि कहलाती है। कोई भी लाया गया अध्यादेश भी विधि कहलाती है। तो आप लोगों को यहाँ ये समझना होगा, काल न कोई विधि की बात आ जाए तो कम से कम एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए कि विधि का मतलब क्या होता है। लो आप बात करते हो, कानून की बात करते हो, तो यहां फिर मैं समझा रहा हूं, यहां फिर यूपी एमपी की बात नहीं करनी। सरकार के द्वारा लाया गया कोई भी एक्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश, सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी नियम, सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा लाया गया दोस्तों कोई भी आपका अध्यादेश, ये किसके अंदर आता है दोस्तों, याद रख लेना। हाँ, अध्यादेश, सरकार के द्वारा लाई गई कोई भी अधिसूचना नोटिफिकेशन, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी परिपत्र, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी सर्क्यूलर, ये सब कुछ विधि में आते हैं। तो ताकि कम से कम विधि की टेंशन खत्म नहीं हो, विधि की टेंशन खत्म हो जाए, ताकि समझ में आ गया लो क्या होता है। बार बार ये शब्द आएगा ना तो पॉलिटी की एक समझ विकसित होनी जरूरी है। बार बार ये शब्द आएगा, आप लोग लास्ट तक पढ़ते रहोगे ना तो ये शब्द आते रहेंगे कि राज्य से क्या तात्पर्य है। राज्य से क्या तात्पर्य है, संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल, पंचायती राज, नगर निकाय। हाँ, तो सरकार के द्वारा जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें, सरकार के द्वारा जो है वो याद रखें, क्या याद रखना है, सरकार के द्वारा लाया गया कोई अधिनियम, आदेश, नियम, कानून, अध्यादेश, अधिसूचना, परिपत्र, इन सबको जो है वो हम विधि बोलते हैं। अब कई बोलते हैं सर इतना सब होता है क्या? हाँ होता है, इतना सब होता है। अब इनको अपन अलग से पढ़ें तो बहुत समय लग जाए। इनको आप जब आरएस की तैयारी करेंगे तो आपको इनके बारे में अंतर पता चलेगा। आदेश क्या होता है, अधिसूचना क्या होती है, परिपत्र क्या होता है, इनके बारे में पता चलता है। जैसे कोई विभाग अपने सभी लोगों को सूचित करके निकालता है तो वो सर्क्यूलर होता है। क्या स्कूल में नहीं आता कभी कभी सर्क्यूलर आया है? हाँ, स्कूल के अंदर नहीं आता ये? आप में से कोई सरकारी मास्टर है तो आपको नहीं पता कि सर्क्यूलर आया है शिक्षा विभाग का, जिसमें जो है वो टाइम अब है ना 9 बजे नहीं है, 9:30 बजे है। आता ना ऐसे? आया, ऐसे सुना होगा। और उसके बाद में कभी कभी सरकार का नहीं सुनते आप, अधिसूचना आई है भाई, अधिसूचना के तहत ये चीज़ लागू हुई है, अधिसूचना आई है सरकार की, सरकार ने जो अधिसूचना निकाली है, सुनते हो कभी कभी? हाँ, ये सरकार का आदेश आया है कि शनिवार और रविवार को भी जो है वो सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। आपात राहत के लिए, बाढ़ से निपटने के लिए जो है वो आदेश आया है सरकार का कि शनिवार और रविवार को भी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। आता है कभी कभी? हाँ, निविदा अलग होती है, उसके तहत टेंडर करते हैं। हाँ, तो पहली चीज़ तो मुझे ये बताओ, अब इससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर बाद में तुम्हें 3 साल के पॉलिटी के अंदर जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा। पहले तुम लोग बीए करोगे, फिर पॉलिटी में एमए करोगे। मैं तुम्हें केवल और केवल वो पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ जो आरएस में काम आएगी, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा पॉलिटी में समझदार बना रहा हूँ। पर मेरे को समझदार बनाते बनाते तुम्हें 10-15 दिन हो गए। कुछ ऐसे हैं जो समझदार बनना ही नहीं चाहते उनका मैं क्या करूँ। उनके लिए भी मैं एक अलग कोर्स लाता हूँ जिसके अंदर केवल मैं ये बताता हूँ। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में थोड़ी सी बात है विधि की, 14 में अधिकार, 15 में अधिकार, बाकी हाँ सर सर्वे के बाकी सब नोट्स, किताब आ गई है जी सर्वे की, बढ़िया तरीके से उपलब्ध है आपके लिए, बढ़िया तरीके से लाभ लेवें। हाँ, कोई बात नहीं है, मैं नहीं अभी जो है वो किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं, मैंने तो कही है ना। ओके।
चलो ठीक है, तो इनको जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है पूनम, बस बेसिक समझें। ये गवर्नमेंट कुछ चीजें जारी करती हैं, उनको हम विधि से पर्याय ले रहे हैं, बात क्लियर। अब 13(2) गजब है। अब जो है वो 13(2) गजब है, और 13(2) क्या कहता है? 13(1) में तो कह दिया पहले की कोई चीज ऐसी है तो उसकी कोई समस्या नहीं है। पहले की कोई चीज ऐसी है तो उसको हम लोग जो अवैध घोषित कर देंगे। पहले की कोई चीज ऐसी है उसे हम क्या कर देंगे? अवैध घोषित कर देंगे। 13(2) क्या कहता है? यदि राज्य के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जाता है तो दोस्तों याद रखें, जो मूल अधिकार में कटौती करे या उसे समाप्त करे तो उसे भी न्यायपालिका जो है वो दोस्तों याद रख लेना अवैध घोषित कर देगी। उसे भी अवैध घोषित कर देगी, अवैध घोषित कर देगी। यहां अगर आपने समझ लिया ना आर्टिकल 13, जीवन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे ही आपको पता चलेगा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारी संसद बहुत सालों तक आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में रहती है, और लास्ट में जाके ये जो है ना, ये आर्टिकल 13(4) काम आता है। और आर्टिकल 13(4) से ही पता चलता है कि कौन संशोधन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। 13(1) और 2 को ढंग से समझिए। 13(1) कह रहा है, 13(1) कह रहा है, 13(1) कह रहा है कि पूर्व की कोई विधि, पूर्व की कोई विधि, पूर्व की कोई विधि, पूर्व की कोई विधि, पूर्व की कोई विधि अगर कटौती करती है तो उस विधि को हम समाप्त कर देंगे। पूर्व की कोई विधि अगर कटौती करती है मूल अधिकार में तो हम समाप्त कर देंगे। 13(2) कह रहा है कि दोस्तों अब वर्तमान की कोई विधि, वर्तमान की कोई विधि अगर मूल अधिकार का हनन करती है, कोई विधि मूल अधिकार का हनन करती है, कोई विधि अगर मूल अधिकार का हनन करती है तो उसे भी हम जो है वो समाप्त कर देंगे, उसे भी हम लोग जो है समाप्त कर देंगे। और 13(3) तुम्हें पता ही है विधि से क्या तात्पर्य है। 13 में क्या है? विधि से क्या तात्पर्य है, विधि से क्या तात्पर्य है। इतना किस किस को समझ में आया? इतना किस किस को समझ में आया? हाँ, इतना किस किस को समझ में आया? 13(1) क्या कहता है? लागू होने से पहले की कोई विधि अगर आपके मूल अधिकार का हनन करता है तो उसे हम जो है वो क्या कर देंगे? असंवैधानिक घोषित कर देंगे, खत्म कर देंगे। और 13(2) कहता है लागू होने के बाद अगर कोई ऐसी विधि बनती है तो जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। मजा आ गया? लेकिन तुम लोग तो खुद ही बोलते हो कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। बताओ मेरे को, क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? क्या आपके मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? क्या आपके मूल अधिकार को कम किया जा सकता है? क्या मूल अधिकार में कटौती की जा सकती है? आप तो कह रहे हो पहले की विधि अगर कोई कमी करती है तो उसे हम जो है वो कर देंगे खत्म। वर्तमान में अगर कोई सरकार कोई जो लॉ लेके आती है उसके तहत कटौती होती है तो उसे भी असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको 13(4) समझाने से पहले एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या मूल अधिकार में जो है, क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? क्या बताओ मेरे को, क्या मूल अधिकार में कटौती की जा सकती है? क्या मूल अधिकार में कटौती की जा सकती है? क्या किसी मूल अधिकार को ही खत्म किया जा सकता है? क्या ये बताओ मुझे। जो नहीं बोल रहे हैं वो गलत है, जो नहीं बोल रहे हैं वो गलत है। मूल अधिकार के अंदर संशोधन भी किया जा सकता है, मूल अधिकार के अंदर जो है वो दोस्तों खत्म भी किया जा सकता है। आर्टिकल 19 में संपत्ति का अधिकार था ना, आर्टिकल 19 में संपत्ति का अधिकार था ना, और उसे हम लोगों ने जो है वो खत्म करके एक वैधानिक अधिकार बना दिया 300A। और मूल अधिकार में कटौती भी की जा सकती है जब आपके यहाँ आपातकाल लगा हो, जब आपके यहाँ आपातकाल लगा हो। पहली चीज क्लियर हुई? ये जो नहीं कर रहे थे, नई का राग मत लाप करें। पहली बात एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं मैं तुम्हें। मूल अधिकार में अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, बहुत बार किया हुआ है। मूल अधिकार दोस्तों जो है वो खत्म भी किए जा सकते हैं, जैसे आपके आर्टिकल 19 में संपत्ति का अधिकार था। दिमाग का थोड़ा द्वार खुले तो सर ये कर सकते हैं, तो फिर आपने ये कैसे कहा 13(1) के अंदर की कोई पुरानी विधि अगर मूल अधिकार में कमी करे तो उसे हटा देंगे, वर्तमान विधि कोई मूल अधिकार में कटौती करें तो उसे हटा देंगे। तो आप तो कह रहे हो कि जो है वो ये कर सकते हैं।
तो तेरा 4 ये कहता है कि दोस्तों आपके यहाँ जो है ये जो तेरा 1 और ये तेरा 2 और ये लागू होते हैं ना, ये सामान्य विधि पे लागू होते हैं। सामान्य विधि से आप कोई भी चीज में कटौती नहीं कर सकते। सामान्य विधि से आप कटौती नहीं कर सकते। आप संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, आप संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 368 के तहत आप संशोधन कर सकते हैं, सामान्य विधि से नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सामान्य विधि से नहीं कर सकते। अब जाके दिमाग में सेट बैठेगा कि ये कहानी क्या है। अब जाके दिमाग में बैठेगी क्या बात है कि संविधान के पहले का कोई कानून मूल अधिकार में कटौती करता है तो उसे हम हटा देंगे, अवैध घोषित कर देंगे। संविधान के बाद में कोई कानून का ऐसा निर्माण करते हैं जो मूल अधिकार में कटौती करता है तो उसे भी हटा देंगे, जायज बात है। लेकिन ये सारी चीज उन कानूनों पे है, सामान्य विधि की बात है। अगर 368 के तहत हम चाहें तो कटौती और संशोधन कर सकते हैं। और तुम्हारे सामने मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि आपका जो है वो संपत्ति का अधिकार आज मूल अधिकार नहीं रहा। अब बताओ, इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता। तेरा 1 कहता है कि लागू होने से पहले का कोई विधि अगर कटौती करती है तो उसे हटा देंगे, ठीक है। तेरा 2 कहता है कि संविधान में अब कोई भी अगर ऐसी जो है वो दोस्तों विधि निर्माण होती है तो उसे हम हटा देंगे। तेरा 4 कहता है कि ये सब कुछ चीज लागू होती है सामान्य विधि पर, जैसे आपके यहाँ संसद या राज्य विधानमंडल ने नॉर्मल प्रोसेस में कोई कानून बनाया उस पर लागू होता है। अगर संविधान संशोधन से हमने अगर मूल अधिकार में कुछ कमी या बेसी की, संसद को पूरा अधिकार है। सामान्य विधि क्या है मतलब कि बेसिकली आपने जो है वो सामान्य विधि मतलब क्या है, आपको जो है वो राष्ट्रपति साहब के माध्यम से जो है वो लेकर आए, लोकसभा राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लेकर आए, कोई बिल लेकर आए, वो आपने पारित किया और आपने कह दिया आज से स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा। हैं भाई साहब, ये नहीं चलेगा। हाँ, आप कोई जो है वो राज्य विधानमंडल में मान लेके आए और उसके तहत आपने कह दिया समानता के अधिकार के अंदर या रोजगार देते समय हम जो है वो ये ध्यान में जो है वो इसको हम हटाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हें कुछ संशोधन करने तो तुम संशोधन कर सकते हो, और वो कर सकते हो संविधान संशोधन के द्वारा, जो लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, आधे से अधिक राज्यों से उनका अनुमोदन जरूरी है 368 के तहत। मूल ढांचे के लिए रुकना पड़ेगा मोहित, ठीक है, श्योर। तो ये 4 लाइन कोई भी जो है वो लिख सकता है। हाँ, अभी ज्योति ने कहा कि सर नोट्स कहीं पे भी कॉपी हो सकते हैं लेकिन तरीका नहीं हो सकता। तरीका नहीं हो सकता क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता होता है कभी कभी कि मैं इस तरीके से समझाऊंगा क्या। जब मैं आया था ये टॉपिक तुम्हें पढ़ाने तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं तुम्हें इस तरीके से समझाऊंगा क्या, है ना। तो ये इनबिल्ट है, ये क्लास के माहौल पे डिपेंड करता है। और जब आपका कोऑपरेशन अच्छा रहता है, आपका जो है वो सहयोग पूरा रहता है, तो मेरे भी पढ़ाने में निखार आता है। जब आपकी तरफ से माथापड़ी चलती है तो मेरे भी वो चीज़ें जो है वो निकल के नहीं आती हैं। जैसे मैंने आपको संविधान सभा पढ़ाया तो मैंने कहा तुम खुद याद कर लेना रहे, ये जो राजस्थान से 12 लोग थे तो अब तक आधे लोगों ने याद नहीं किया, नहीं किया ना। हाँ, याद रखें। 2 क्लास लाइव क्यों, 4 क्लास भी लाइव हो सकती है एक साथ। वो आपको डिसीजन लेना है कौन सी देखनी है, एक रिकॉर्डेड देख लेना बाद में। सैटरडे संडे को मेरी क्लास और भी हो सकती है। हाँ, सैटरडे को क्या तुम्हारी मैथ की क्लास लाइव हो गई है? तो जिसको मैथ देखने वो मैथ देख लो। हाँ, हमारे पुराने प्लेटफॉर्म पे तो 8-8 क्लास हुआ करती थी। रुको हूँ क्या, बाद में पढ़ोगे? अब भी देखो मेरी क्लास चले उस समय कोई भी क्लास लाइव हो तो आप जाके वो पढ़ लो, फिर बाद में ये अब जो है वो मैं उसको आप लोग जो है वो देख सकते हो। लो रुकवा देते हैं, लेकिन तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ सर रुकवा दो, ऐसे मत करो यार। पढ़ाने दो गुरुजी को भी, जिनको मैथ पढ़नी है वो बैच मैथ पढ़ लेगा। वाह, वो भी बात सही है, कंटिन्यूटी सही है।
चले आगे, श्योर। अब ये कई भाई सर लोग बोल रहे हैं सर मूल ढांचा क्या होता है, तो उसके लिए संसद में पहुंचेंगे तो पता चलेगा। क्या संसद क्या अपने आप में स्वायत्त है क्या कि वो सब कुछ बदल सकती है? ना ना, संसद को हमारा संविधान है, संसद सब कुछ नहीं कर सकती। संसद के ऊपर भी जो है वो कौन बैठा है दोस्तों? संविधान बैठा है, और उसकी पैरवी करने के लिए कौन बैठा है? न्यायपालिका बैठा है। तो ये आप लोगों को तब समझ में आएगा जब हम लोग जो है वो आगे चलेंगे और संविधान संशोधन बेसिकली पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा। पर आर्टिकल 13 एकदम क्लियर है तुम लोगों को, एग्जैक्ट क्लियर है ना? मैं आर्टिकल 14 में चलूँ, 12 और 13 जो है वो एकदम क्लियर है। उसके बाद में हम 14 में चलते हैं और आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं आपके यहाँ पे। हाँ, कि आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार चालू होता है, और आपके यहाँ आर्टिकल 14 में सबसे पहले एक्सप्लेन किया जाता है कि तुम्हें आगे कहीं ना डाउट नहीं हो जाए। क्या दोस्तों जो है वो आगे कोई भी डाउट नहीं हो जाए कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या समान संरक्षण से जो है वो वंचित नहीं किया जाएगा। समक्ष समानता और समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। समक्ष समानता और समान संरक्षण से जो है वो वंचित नहीं किया जाएगा। क्या सर इन दोनों में अंतर बताओ? विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इन दोनों में अंतर बताओ। देखो, विधि के समक्ष समानता की बात ये है, आप लोगों के यहाँ पे याद रखें कि विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि विधि के सामने सब बराबर हैं। विधि के सामने सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है। चाहे अगला राष्ट्रपति हो, चाहे अगला राज्यपाल हो, चाहे कोई भी हो, विधि के समक्ष सब समान है। विधि के समक्ष सब समान है। तो याद रखें, यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई भी विशेषाधिकार नहीं देती है कि कोई भी आदमी का कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, अर्थात सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अर्थात सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यह अवधारणा हमने कहां से ली? ब्रिटेन से ली। लेकिन क्या भारत में ये बात ठीक है? हमें ये दोनों क्यों लेने पड़े? बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं गुरुजी एक से ही काम चल जाता, हमें कंफ्यूज करने के लिए लिए हैं क्या? सिलेबस बढ़ाने के लिए लिए हैं क्या? हमें ये दोनों क्यों लेने पड़े कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा? तो दोस्तों, इससे पहले कहानी पे हम लोग चलते हैं और उस कहानी को समझना जरूरी है। जब संविधान सभा में समानता के बारे में बात हो रही थी, जब संविधान सभा के अंदर दोस्तों, जब संविधान सभा के अंदर समानता के अधिकार पे जब चर्चा हो रही थी, तो समानता के अधिकार पे चर्चा करते समय, समानता के अधिकार पर दोस्तों चर्चा करते समय सबसे बड़ा डिस्प्यूट यही था कि एक दिन में समानता लागू करना भी अपने आप में कुछ लोगों के लिए असमानता या कुछ लोगों के लिए जो है वो दोस्तों भेदभाव हो सकता है। संविधान सभा वालों ने भी यही कहा उस समय जब डिस्कशन कर रहे थे ना, तो उन्होंने भी एग्जैक्ट ये कहा कि आप जिस इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, आप जिस समानता की बात कर रहे हैं, समानता भी अपने आप में दुखदाई हो सकती है, इसके भी कुछ नकारात्मक पक्ष है। तो किसी ने कहा कि सर एग्जाम्पल दे के बताओ। तो एग्जाम्पल दे के बताया गया कि अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दूं कि आज का दिन 26 जनवरी 1950 का दिन है, और 26 जनवरी 1950 से पहले की कहानी पे चलते हैं, और दोस्तों 26 जनवरी 1950 के बाद की कहानी पे चलते हैं। समान संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? मान लीजिए कि आपके पास जो है वो 2 घोड़े हैं, आपके पास जो है वो दोस्तों जो है वो 2 घोड़े हैं, और जो 2 घोड़े हैं उनमें से एक घोड़े को आप बढ़िया एक अच्छी डाइट दे रहे हैं, आप एक अच्छा पोषण दे रहे हैं, आप उसको एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं, आप उसको समाज में एक बहुत अच्छा स्तर दे रहे हैं, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। और एक घोड़ा जो है उसे ना सही तरीके से पोषण मिल रहा है, उसके पोषण में कमी है, उसके जो है वो प्रशिक्षण में कमी है, उसके साथ साथ दोस्तों जो है उसके जो है वो स्तर के अंदर कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ जो है वो भेदभाव सदियों से हो रहा है, भेदभाव सदियों से हो रहा है। और मैं जो है मैं नहीं, ये संविधान नहीं दोस्तों, ये देश है, ये आज़ादी के बाद है, आप लोगों के लिए कहते हैं कि घोड़ा नंबर 1 और घोड़ा नंबर 2 आज से समानता के अधिकार के तहत 100 मीटर की रेस में दौड़ेंगे और जो जीतेगा उसे वो मिल जाएगा। तो क्या बताओ ये समानता जायज़ है? बताओ क्या ये समानता जायज़ है? क्या ये समानता का अधिकार कहीं आप लोगों के लिए असमानता प्रतीत नहीं कर रहा? तो ये डाउट, ये चीज़ जहन में जो है वो है,
ये चीज जहन में संविधान सभा वालों के भी थी कि हमारे यहाँ केवल विधि के समक्ष समानता दी, तो भारतीय जो कल्चर था उस देश में सदियों से एक वर्ग के साथ जाने अनजाने में ही सही कुछ ना कुछ भेदभाव तो हुआ है। और अगर हम कोई भी अगर उच्च वर्ग से तो उसे भी ये मानना चाहिए, क्योंकि आप ये याद रखें कि पहली चीज तो आरक्षण जो है वो केवल और केवल नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। आरक्षण सामाजिक न्याय की अवधारणा है। आरक्षण सामाजिक न्याय की अवधारणा है। अगर कोई व्यक्ति आरक्षण के प्रति नेगेटिव है तो उसे मैं ये ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि आज भारत के अंदर कोई भी जाति नहीं है जिसके पास आरक्षण नहीं है। याद रखें, आज भारत के अंदर कोई भी जाति नहीं है जिसके पास आरक्षण नहीं है। हर ने जो है वो रिजर्वेशन प्राप्त कर रखा है। रिजर्वेशन में कुछ खामियां हो सकती हैं और उन खामियों पे चर्चा हो सकती है, उन खामियों को सुधारा जा सकता है और हमने सुधारा भी है। जैसे हमने ओबीसी के अंदर जो है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर किया, हमने जो है आर्थिक आधार पे जो है वो दोस्तों सामान्य वर्ग के अंदर जो है वो हमने आरक्षण दिया, है ना। लेकिन कभी भी अगर कोई स्टूडेंट है अगर अपनी प्रवृत्ति के अंदर है उसे लगता है तो वो फिर बाद में उसे हम आज यहाँ बैठे बैठे 1900 में नहीं जा सकते, 1800 में नहीं जा सकते, 1700 में नहीं जा सकते, 1500 में नहीं जा सकते, 500 ईस्वी में नहीं जा सकते, हम लोग 200 ईस्वी में नहीं जा सकते, लेकिन हम किताबें पढ़ सकते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं उस समाज की जिस समाज के अंदर जो है वो गांव में किसी एक वर्ग को बसने नहीं दिया जाता था, वो लोग गांव से बाहर बसते थे। जो समाज जो है वो दोस्तों जो है वो वंचित था, जो बराबर बैठ नहीं सकता था, जो बराबर जिस समाज को जो है वो साथ बिठा के खाना नहीं खिलाया जाता था, तो उस संकल्पना के अंदर भेदभाव था और ये हमें मानना पड़ेगा। अगर आप लोग जो है वो नहीं मानते हो तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, आप किसी वास्तविकता को नकार कर रहे हो और आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं एक प्रवृत्ति है जो किसी चीज के होते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर रही है। और इस प्रवृत्ति के साथ अगर आप प्रशासन में जाते हैं तो आप प्रशासन को लाभ नहीं, प्रशासन को जो है वो कहीं ना कहीं आप नुकसान ही पहुंचाएंगे, याद रखें। और केवल 75 साल की इस प्रोविजन से अगर आपको दिक्कत हो रही है, केवल और केवल 75 साल के इस प्रोविजन से दिक्कत हो रही है, तो उनको तो दिक्कत जो है वो कितने सालों तक रही है। उन्हें तो दबी जुबान में कभी बोला भी नहीं, कभी दबी जुबान में बोला भी नहीं। अगर आप 75 साल में ही अगर इस प्रवृत्ति से अगर जो सामाजिक न्याय के लिए है और जो सबको प्राप्त है, जो उच्च वर्ग को ईडब्ल्यूएस के माध्यम से है, आपके यहाँ जो पिछड़े वर्ग को ओबीसी के माध्यम से है, एससी एसटी को एससी एसटी के माध्यम से है, ठीक है। तो आपको अगर 75 ईयर के अंदर ही अगर इतनी समस्या इससे है तो सोचिए पिछले जो है वो दोस्तों आपके जो है वो 1947 सालों के अंदर जो है वो कितनी समस्याएं हुई होंगी, जायज बात है। तो आरक्षण जो है वो सामाजिक न्याय की संकल्पना है। ये केवल और केवल जो, हाँ इसके साथ ये बात भी जायज़ है कि जिनके परिवार में एक आईएएस बन गए जो है वो एक बार सशक्त हो गए तो बार बार क्या जरूरत है उसको मिले ना जो वंचित हैं। ये बात डिबेट के लिए जरूरी है, संवाद के लिए जरूरी है। जिस परिवार ने एक बार लाभ ले लिया, जिस परिवार का सशक्तिकरण हो गया, उसे बार बार रिपीट में नहीं मिले। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा, उसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर एक अलग सेशन लेंगे कि आगे आने वाले टाइम में एससी एसटी के अंदर क्रिमिनल ईयर होगा नहीं होगा, क्या बात है, तो आप जो है वो संसद का क्या मानना है, सरकार का क्या मानना है, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और क्रिमिनल ईयर नॉन क्रिमिनल ईयर जो है वो इनकम के आधार पे होता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ों के माध्यम से दोस्तों जो है वो आप लोगों को एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए। ये कभी भी अगर आपको डाउट आए तो इन दो घोड़ों की प्रवृत्ति देखना, और अगर आप इन्हें 100 मीटर के लिए बराबर दौड़ने के लिए समानता का अधिकार दे तो बताओ गलत है ना? गलत है या नहीं है? हाँ, गलत है या नहीं है? गलत है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर पदोन्नति में आरक्षण है, तो हाँ, क्या केवल और केवल निम्न पदों पर लगने का ही अधिकार है उन्हें? क्या उन्हें उच्च पदों पर जाने का अधिकार नहीं है? है तो है। तो अपने विचारों को थोड़ा उदारवादी बनाएं, क्योंकि आप समाज के उस पक्ष में हैं। आप आगे जाके आरएस बनते हैं, आरपीएस बनते हैं, आरटीएस बनते हैं, पटवारी बनते हैं, ग्राम सेवक बनते हैं, आपसे लोग प्रभावित होंगे।
आपके ऊपर नजरें सबकी होंगी और आपसे लोग उम्मीद करेंगे, ठीक है, तो याद रखें। श्योर? क्लियर? चले आइए, पढ़ना है पॉलिटी, उठते ही पॉलिटी। चलो बाहर चलो, डिस्टर्ब नहीं कर। क्यों? ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ पापा, ठीक है, पढ़ लेने दो 2-4 आर्टिकल। चले आगे, एकदम श्योर? क्लियर? आगे चले? चलो ठीक है। तो विधि के, अब तुम्हें समझ में आएगा कि विधि के समक्ष समानता भी हम लोगों ने रखी, लेकिन अब हम समान संरक्षण क्यों लेके आए, अमेरिका का ये कॉन्सेप्ट हम क्यों लेकर आए कि हम जो है कानून के द्वारा कुछ विशेषाधिकार दे सकते हैं, कानून के द्वारा कुछ दायित्व दिए जा सकते हैं जिनके साथ समान परिस्थिति में समान व्यवहार जो है वो किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, क्या याद रहेगा आप लोगों को? अब आप लोगों को समझ में आएगा कि आर्टिकल 14 के अंदर जो है ये दो चीजें क्यों कही गई। अब आपको पता चलेगा कि समक्ष समानता की बात है, वो समक्ष समानता भी जरूरी है। और समक्ष समानता जरूरी क्यों है? जैसे एग्जाम्पल, तुम लोगों ने अगर रेड लाइट क्रॉस कर दी तो वहां पे ये नहीं है कि इसका चालान 500 का कर दो, इसका 200 का कर दो, इसका 100 का कर दो। समानता भी जरूरी है। किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसे 8 साल की सजा दे दो, इसे 7 साल की सजा दे दो, इसे 2 साल की सजा दे दो, वहां पे ये लागू नहीं होता है। तो विधि के समक्ष समानता भी जरूरी है भारत में, और उसके साथ साथ विधि के समान संरक्षण भी जरूरी है। और समान संरक्षण कहां पे? जैसे महिलाओं से संबंधित कोई प्रोविजन है, बच्चों से संबंधित कोई प्रोविजन है, हमने महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान किया है, बच्चों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किया है, एससी के विकास के लिए प्रावधान किया है, एसटी के लिए अलग से प्रावधान किया है, ईडब्ल्यूएस के लिए प्रावधान किया है, ओबीसी के लिए प्रावधान किया है, दिव्यांग जनों के हम लोगों ने कुछ प्रावधान किया है, वृद्ध जनों के लिए हम कुछ विशेषता देना चाहते हैं। तो उस समय कोई आके ये नहीं हो कि क्यों नहीं, क्यों वृद्ध जनों की अलग से लाइन क्यों लग रखी है, वृद्ध जनों की अलग से लाइन क्यों लग रखी है, सबको बराबर खड़ा होना है, सबको मेरे को भी जल्दी ये सामान लेना है, तो नहीं। वृद्ध जनों के लिए कुछ स्पेसिफिक किया जा सकता है, दिव्यांग जनों के लिए कुछ स्पेसिफिक किया जा सकता है। ये विधि का समान संरक्षण है जिसे कानून के माध्यम से उन्हें दिया गया है, जिन्हें कानून के माध्यम से उन्हें दिया गया है। तो समक्ष समानता हम कहां से लेते हैं? ब्रिटेन से लेते हैं। और इस ये याद रखना, और ये हम कहां से लेते हैं? यूएसए से लेते हैं। अब बताओ किस किस के आज पल्ले पड़ा समक्ष समानता और समान संरक्षण क्या है? केवल रटना नहीं है। अगर मैं ये एग्जाम्पल नहीं हो ना, तो जिस तरीके से आर्टिकल 13 का सब आर्टिकल 4 नहीं समझ में आता, वैसे ये 14 भी बस जनता रटे फिर रही है। समक्ष समानता समान संरक्षण ब्रिटेन से लिया है, यूएसए से लिया है, इसको समझो तो सही यार, थोड़ा सा समझो। आ रही है दिमाग में बात बेटी? पॉलिटी का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। हाँ, कईयों को लगा होगा सर मूल अधिकार भी ऐसे धड़ाधड़ चलेंगे और सर हाथों हाथ याद करवा देंगे और 35 तक पहुंच जाएंगे। आर्टिकल 12, 13, 14 में तुम लोगों ने 58 मिनट ले लिए। आर्टिकल 12, 13, 14 में तुम लोगों ने 58 मिनट ले लिए, और ये 58 मिनट लेना लाजमी था, जायज था, लेनी जरूरी थी, लेनी जरूरी थी, नहीं तो काम बैठता ही नहीं, समझ ही नहीं आता। अब चलो मैं आर्टिकल 15 में चले। अब दोस्तों हम आर्टिकल 15 में चलते हैं, पर उसके सामने एक चीज़ याद रखना, विधि के समक्ष समानता के जो है वो अपवाद भी कुछ है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास बहुत सारे विशेषाधिकार है, संसद और विधायकों के पास बहुत सारे विशेषाधिकार है, विदेशी राजदूत एम्बेसडर हमारे पास आते हैं, उनके पास भी बहुत सारे विशेषाधिकार है। तो कुछ अपवाद भी है जो पॉलिटी में हम आगे पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 15 पे चलते हैं, है ना? एक बार समझ में आ गया, हम नहीं भूलेंगे। चलो 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 आगे बात करते हैं, आगे बात करें। हाँ, विधि के समक्ष समता के भी कुछ अपवाद हैं, और वो अपवाद के एग्जाम्पल मैंने क्या दिए? हमारे यहाँ राष्ट्रपति को थोड़े विशेषाधिकार है, तो जायज बात है भाई, पद पे है। राज्यपाल को विशेषाधिकार है, जायज बात है। आप देखते हो आपके यहाँ दूतावास में जैसे कोई अमेरिका का आदमी यहाँ आया हुआ है एम्बेसडर के रूप में, या पाकिस्तान का आदमी आया हुआ है, वो क्राइम कर दे तो भी उसे हम सीधा का सीधा रवाना कर देते हैं, जेल में नहीं डालते। हाँ, उसके द्वारा वो कोई खुफिया काम कर दे या कुछ ऐसा उससे जो हो जाए, तो उसे हम जेल में जनरली नहीं डालते हैं, उसे हम सौंप देते हैं कि भाई तू चल यहाँ से रवाना हो, यहाँ से रवाना हो। तो उसे थोड़े बहुत अपवाद दिए गए। आपको पता होगा जब आप पढ़ते हैं तो संसद के अंदर सांसद और विधायकों को कुछ विशेषाधिकार है, उनके द्वारा बोली गई किसी बात को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता,
उनके द्वारा बोली गई किसी चीज को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, तो उन्हें भी कुछ प्राप्त है। पर अब 12, 13, 14 किसे किसे क्लियर है? अब मैं 15, 16, 17, 18 याद करवाता हूं। 15, 16, 17, 18 याद करवाता हूं। क्लियर? श्योर? चले आगे। चलो तो अब बात करते हैं आर्टिकल 15 के अंदर। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे दोस्तों जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे कि किसके साथ जो है वो क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, यहाँ निवास की बात नहीं है। कितने दोस्तों? 5 आधार के आधार पे। हम फिर 15 को भी कईयों में बांट के पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग याद रखें आपके यहाँ पे कि ये जो है क्या बोल रहे, धर्म के आधार पे। यहाँ रोजगार की बात नहीं है। यहाँ दोस्तों जो है वो रोजगार की बात नहीं है। हाँ, यहाँ जो है वो रोजगार की बात नहीं है। धर्म के आधार पे, किसी के वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे, बर्थ पैलेस के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आपका इसकी हेडिंग है। ये इसकी क्या बेटा जी? ये इसकी हेडिंग है। अब हम पढ़ेंगे 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(4 का 1, 15(4 का 2, फिर 15(5), फिर 15(6). अब हम पढ़ेंगे एक एक को। ये आपकी क्या है? इस आर्टिकल की हेडिंग है। ये आपके 15वें आर्टिकल की हेडिंग है। कि हेडिंग क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पे विभेद का प्रतिषेध, मतलब भेदभाव का प्रतिषेध। अब 15(1) क्या कहता है? राज्य द्वारा नागरिकों के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें या इनमें से किसी भी एक आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन 500 के आधार पे और इनमें से किसी भी एक, ना धर्म के आधार पे, ना मूलवंश के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। बताओ किस किस को क्लियर? पहली चीज क्लियर है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव जो है वो दोस्तों जो है वो नहीं किया जाएगा। पहला क्लियर? एक बार सभी लिखें कमेंट सेक्शन में, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे जो है वो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एकदम डन। 15(2) क्या कहता है? नागरिक के साथ किसी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश कर के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्थानों में प्रवेश करने पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुएं, तालाब, घाट, सड़क आदि के उपयोग में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखना, ये भी बहुत तकड़ी बात लिखी है संविधान निर्माताओं ने। कोई कह दे कि भाई केवल और केवल जो है वो राज्य भेदभाव नहीं करेगा, हम कर दें ना बेटा जी, तुम भी नहीं कर सकते। ना कोई दुकान वाला बोल सकता है कि मैं इस धर्म के आदमी को तो सामान दूंगा, इसको नहीं दूंगा। ये तो फिर मूल अधिकार का हनन है। ना कोई रेस्टोरेंट वाला बोल सकता, सार्वजनिक भोजनालय के अंदर सब आते हैं, चाहे आपका जो है ना कोई मतलब ऐसे मान ले कि कोई कंपनी है, या मतलब मान लो आपके यहाँ पे डोमिनोज वाले हैं, वो कहते नहीं हम तो इनको ही जो है पिज्ज़ा देंगे और इनको नहीं देंगे। ये नहीं चलेगा, ये इंडिया है और यहाँ पे जो है वो आपको समानता का अधिकार है। यहाँ कोई होटल वाला बोल दे, जैसे ताज होटल वाला बोल दे हम तो जो है वो इनको ही जो है वो दोस्तों जो रूम देंगे, ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे जो है वो नहीं चलेगा। हाँ, उसके साथ चाहे मंदिर हो, चाहे मनोरंजन हो दोस्तों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान है, सिनेमा हॉल वाला बोल देंगे मैं तो मूवी इनको ही दिखाऊंगा, इनको नहीं दिखाऊंगा, तो रहने दे, फिर मूवी दिखाने बंद करनी तेरी, इस मूवी को बंद कर ले, ये फिल्म हम बंद कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कुएं के अंदर पानी केवल यही भर सकते हैं, ये नहीं भर सकते ना, वो दिन गए। अब कुएं के ऊपर पानी सब भर सकते हैं। तालाब, तालाब का उपयोग सब कर सकते हैं। घाट, घाट का उपयोग सब कर सकते हैं। सड़क, स्कूल, स्कूल में भेदभाव नहीं हो सकता। अस्पताल में भेदभाव नहीं हो सकता। बैंक में भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं ने केवल ऐसे ही नहीं है, उन्होंने हर उस चीज का डाउट क्लियर किया है जो आगे आके डाउट बन सकता है। आगे आके जो है वो डाउट बन सकता है कि जो है वो नहीं ऐसे भी भेदभाव, उनसे जितना हो सका उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की। बताओ अच्छा किया ना उन्होंने। तो 15(2) के अंदर पहले उन्होंने कहा कि इन आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता, और 15(2) में बता रहे हैं कि कहां पर भेदभाव नहीं हो सकता, कहां पर भेदभाव नहीं हो सकता। याद रह जाएगा।
हाँ सर, इस बार 15 अगस्त का जुनून और अच्छा होगा, पॉलिटी पढ़ने से और मजा है। चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। 15 अगस्त को अलग तो आपके लिए एक विशेष क्लास रखने की इच्छा है, देखते हैं। हाँ, अंकित कह रहा है कुछ दिन पहले मॉल में एक वृद्ध व्यक्ति के साथ भेदभाव हुआ तो मॉल बंद कर दिया गया। हाँ जरूर, एक 15 अगस्त को अच्छी सी क्लास रखें आप लोगों के लिए। कौन सी रखें फिर, अगर रखें तो चलो देखते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 15(3). पहले क्या बताया उन्होंने, किस आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता। फिर 15(2) में क्या बता रहे हैं, कहां पर भेदभाव नहीं हो सकता। और 15(3) में बता रहे हैं ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन राज्य के द्वारा महिला एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। उस समय तुम ये मत बोलने लग जाना ये हमारे साथ भेदभाव है, ये जो है वो हमारे साथ जो है वो दोस्तों जो है वो भेदभाव है। ना 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 ना, ऐसे नहीं बोल सकते आप। हाँ, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन खुद बोल रहे हैं दोस्तों जो है वो खुद बोल रहे हैं। और दोस्तों आपके क्या बोल रहे हैं 15(3) को, कि राज्य के द्वारा महिला एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं, विशेष उपाय किए जा सकते हैं। और उस समय तुम लोग जो है, उस समय तुम लोग जो है वो क्या नहीं कर सकते, उस समय तुम ये नहीं बोल सकते कि ये तो जो है वो ऊपर वाली बात की विरोधी बात लग रही है। अगले लिख रहे हैं इसके अंदर महिलाएं और बच्चों के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। बताओ किस किस को क्लियर है, एकदम क्लियर है, पक्की बात है। फिर चलूं मैं 15(4) में। अब ये तीन चीज तो हमारे मूल संविधान में है, अब हम तीन चीज जोड़ेंगे, वो है 15(4), 15(5), 15(6). 15(4), 15(5), 15(6), 1, 2, 3 तो क्लियर है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। 2 में यहां पर नहीं किया जा सकता। 3 में महिलाएं और बच्चों के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं 15(4) क्या कहता है। 15(4) कहता है कि राज्य के द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या एससी या एसटी के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। पहले संविधान संशोधन में यह लिखा जाता है। अब कोई ये मत बोल देना कि यहां जो है वो, हाँ यहाँ 16 नहीं है, ये रोजगार की बात नहीं हो रही है, आरक्षण रोजगार वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पे केवल भूमिका बन रही है, 16 के लिए भूमिका बन रही है। आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि समाज के पिछड़े वर्ग एससी एसटी को रोजगार में कुछ सहूलियत दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे उसकी भूमिका बन रही है कि राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, याद रखें, सोशली और दोस्तों एजुकेशनली जो है वो दोस्तों पिछड़ा हुआ वर्ग है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष उपाय बन सकते हैं। और ये दोस्तों क्या आपका फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। हाँ, अब फिर बाद में टेंशन हो गई अल्पसंख्यक वालों को। अल्पसंख्यक वालों को क्या टेंशन हुई कि जब शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को, जब हमारे यहाँ पे शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर जो है वो क्या दिया जाएगा, क्या पहले डाउट क्लियर किया। हाँ, डाउट क्लियर करना जरूरी भी बनता है। 15(4) में ये कहा गया कि दोस्तों 15(4) के अंदर ये कहा गया आपके यहाँ कि ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए जो है वो विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो अब प्रावधान किए जा सकते हैं तो इसका मतलब इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। वो हम 16(4) में करेंगे कि इन्हें रोजगार में सहूलत मिलेगी, सारी चीज है। अब यहाँ पे एक डाउट आ गया, और यहाँ डाउट आया कि इनके लिए जो प्रोविजन करेंगे वो दोस्तों आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में, स्कूल के अंदर, उनके अंदर हम इनके लिए कुछ विशेष सीट रखेंगे। तो फिर बाद में टेंशन किसके आई, टेंशन आई अल्पसंख्यक वर्ग के। किसके आई, अल्पसंख्यक वर्ग की कोई यूनिवर्सिटी है, शिक्षण संस्था है, क्या उसमें भी एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलेगा क्या। तो फिर किसी ने कहा कि सर ये एससी एसटी ओबीसी वाला आरक्षण है, ये तो अल्पसंख्यक वाले में क्या मतलब हुआ। मान लो अगर कोई संस्था जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग की कोई संस्था है, उनकी कोई जो है वो स्कूल और यूनिवर्सिटी है जो केवल अल्पसंख्यक वर्ग के अलग से है, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या ये प्रोविजन होगा क्या, क्या नहीं होगा। वहाँ आवश्यकता नहीं है इसकी। सामान्य केंद्र एवं राज्य सरकार या उनकी वित्तपोषित संस्थाओं में जो है वो
व्यवस्था है कि ये सीटें जो अलग से SC ST OBC के लिए है, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए कोई आवश्यकता है क्या? तो ये अलग से मेंशन किया गया, क्योंकि अल्पसंख्यकों को खुद के अधिकार है हमारे यहाँ पे, तो अलग से मेंशन किया गया कि शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग SC या ST के उत्थान के लिए केंद्र एवं निजी शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर जो है वो हम प्रावधान करेंगे। लेकिन दोस्तों जो है इन वर्गों को जो विशेष प्रावधान मिला है वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं इसमें सम्मिलित नहीं है। ये हमने 93वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला, ये हमने 93वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला। और क्या याद करवाया दोस्तों, क्या याद हुआ आप लोगों को? 15/4 से 15/5 का डाउट क्लियर कर रहे हैं पहले से, 15/4 से 15/5 का डाउट क्लियर कर रहे हैं। कल को डाउट हो जाए बिना मतलब का, कल को जो है वो डाउट हो जाए बिना मतलब का, और वो डाउट क्लियर होना जरूरी है, वो डाउट क्लियर होना जरूरी है। और क्या देखो 15(1) में क्या कहा उन्होंने, 15(1) में उन्होंने कहा कि इस आधार पे भेदभाव नहीं होगा, क्या जायज बात है जी। 2 में उन्होंने क्या कहा, इस जगह भेदभाव नहीं होगा, क्या जायज बात है जी। 3 में उन्होंने क्या कहा, महिला एवं बच्चों से संबंधित विशेष प्रावधान करेंगे। फिर पहले संविधान से क्या कहा, बैकवर्ड क्लास SC और ST के लिए प्रोविजन करेंगे। 5 में क्या कहा, इनके लिए जो प्रोविजन होगा वो अल्पसंख्यक संस्थाओं में नहीं होगा, अल्पसंख्यक संस्थाओं में नहीं होगा। बताओ जायज बात है, क्लियर रिदम बन रहा है? हाँ, बैठ रही है दिमाग में धीरे 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 धीरे, ये दिमाग में तभी बैठता है जब धीरे धीरे बैठता है, नहीं तो ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 करने को RS की तैयारी सब कर रहे हैं। एक बार कोई भले मानस ने खड़े होकर के पूछ ले, हाँ, तो वो जो हाथों हाथ आगे से कोई तुमसे जो है ना गांव में से हवाबाजी करेगा, RS की तैयारी करूँ, RS की तैयारी करूँ, RS की तैयारी करूँ, तो क्या भाई तू ठीक है यार, तन मान लिया मैं, तू RS की तैयारी करे, तू तो बस केवल एक आर्टिकल 15 समझा दे ठीक है। और मैं एक दिन कदे यूट्यूब पर जाके भी माता पिता ने भी संबोधित करशूँ, जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं संबोधित करूंगा, और उनको भी मैं बोलूँगा कि आपके बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकते, तो उनसे बस 2-3 चीज़ ही पूछ लो कि आर्टिकल 15 को कम्प्लीटली समझा दे भाई। तो पहले कई दिन हो गए तेरे को जयपुर बैठे हुए, कई दिन हो गए तेरे को जयपुर बैठे हुए। हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 के अंदर विधि की बात है, 14 में समक्ष समानता और समान संरक्षण है। तो क्या याद रखना आपको, आर्टिकल 15(5) फिर समझिए। 15(4) में क्या कहा गया संतोष जी, कि हम समाज के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग SC ST के लिए विशेष प्रोविजन करेंगे। इन लोगों को केंद्र या निजी संस्थाओं के अंदर जो है वो दोस्तों इनके लिए विशेष प्रावधान होगा। एडमिशन लेते हैं तब होते हैं ना, सीट्स होती हैं, लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में ये लागू नहीं होगा, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में लागू नहीं होगा। ये पहले संविधान संशोधन से जोड़ा, ये 93 से जोड़ा। डन। अब 15(6) क्या है, 15(6) भी हाल ही में ताजा ताजा ही तो जुड़ा है, तुम लोगों को पता होगा। 15(6) क्या है दोस्तों, याद रखना। 15(6) दोस्तों जो है वो क्या याद रखना, याद रखें दोस्तों कि आपके यहाँ 15(6) से तात्पर्य क्या है। 15(6) से तात्पर्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए भी विशेष उपबंध किए जाएंगे। EWS का आरक्षण आता है ना, वो आरक्षण तो 16(6) में आएगा, लेकिन उसका आधार कहाँ बनता है, 15(6) में। राज्य जो है वो दोस्तों क्या करता है, EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी विशेष उपाय कर सकता है। वो दोस्तों याद रखे 103 द्वारा, किसके द्वारा, आर्टिकल 103 के द्वारा जो है वो करता है। किसके द्वारा, आर्टिकल 103 के संविधान संशोधन 103 के द्वारा ये प्रोविजन किया जाता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ भी जो है वो कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अब मैं फिर कह रहा हूं, यहां आरक्षण की बात नहीं है, आरक्षण की पूरी बात 16 में मिलेगी, आरक्षण की पूरी बात 16 के अंदर मिलेगी। देखना तुम लोग 16(4) के अंदर पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवाओं के अंदर जो है वो कुछ किया जा सकता है, और उसके बाद में जब देखोगे आप यहाँ पे 16(6) में EWS को सरकारी वर्ग में आरक्षण, 15 जो है वो दोस्तों, शिल्पा जी एकदम समझ में आ गया, मैं फिर समझा देता हूं आपको। 15 के अंदर जो है वो ये कहा गया है, 15(1) के अंदर ये कहा गया है इस आधार पे भेदभाव नहीं होगा।
15(2) में ये कहा गया है इस जगह भेदभाव नहीं होगा। 15(3) में ये कहा गया है महिला एवं बच्चों के साथ बाल विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। 15(4) के अंदर पहले संविधान संशोधन द्वारा किया गया कि आपके पिछड़े वर्ग SC या ST के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। 15(5) के अंदर ये कहा गया इनके लिए जो विशेष प्रावधान करोगे वो दोस्तों आपके यहाँ केंद्र और राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में होंगे, लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं होंगे। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के अंदर है, इनके लिए आप अलग से सीट नहीं रख सकते। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में ये चीज लागू नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों का जो है वो दोस्तों संरक्षण भी जरूरी है। कि आप जाके बोलो कि सिख समुदाय के लिए कोई जो है वो अलग संस्था है, उसके अंदर आप ले जाके जो है वो इनको आप आरक्षण नहीं दे सकते, वहां ले जाकर आप जो है वो एडमिशन नहीं दे सकते। आप बढ़िया तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जोधपुर यूनिवर्सिटी में, आपके अजमेर यूनिवर्सिटी में, डूंगर कॉलेज में, सब में अलग प्रोविजन है। माइनॉरिटी का मतलब क्या है कि आप मुस्लिम कोई संस्था है या कोई सिख संस्था है, ईसाई संस्था है, पारसी संस्था है, जैन संस्था है, वहां उनके जो है वो दोस्तों स्कूल है या उनका कोई कॉलेज है, उसके अंदर ले जाके दोस्तों आप, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, उनके अंदर ले जाके आप जो है वो इसको जो है वो लागू नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर है OBC, SC, ST और इनके लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो उस पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 29 और 30 जो है वो माइनॉरिटीज को भी राइट देता है ना। और 15(6) क्या बोलता, तो ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा? 93 से। और अब 103वें संविधान संशोधन से हमने जोड़ा 15(6) कि आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, विशेष उपाय किए जा सकते हैं। बताओ, ये याद करो सारे विशेष उपाय किए जा सकते हैं। सर बहुत अच्छे से समझा दिए, तुम तारीफ ही करते हो, एडमिशन तो करवाते नहीं हो। बहुत अच्छे से समझा दिए, अच्छे से समझाता हूँ मैं बुरा कब समझाता हूँ? सही समझाता हूँ यार। अब तुम लोग जो, हाँ आज कृष्ण जी का बर्थडे, कृष्ण मीना, हैप्पी बर्थडे भाई, सभी बोलो एक बार। हाँ जी शालिनी जी। तो तुम लोग जो है वो तारीफ ही करोगे या अभ्युदय बैच में एक आधा एडमिशन करवाओगे? हैं? तो वो तो मेरे को ही पता है कि मैं ठीक पढ़ाता हूँ, तभी तुम लोग यहाँ आए हो। मैं ठीक नहीं पढ़ाता तो तुम लोग यहाँ क्यों आते? मैं ठीक नहीं पढ़ाता तो फिर बाद में जो है बूस्टर की संकल्पना ही नहीं होती। मैं ठीक नहीं पढ़ाता तो तुम यूट्यूब पे नहीं पढ़ते, और मैं ठीक ही नहीं पढ़ाता तो फिर बाद में जो है ये इतने मतलब इतने अमीर लोग अपने से क्यों पढ़ते हैं? इतने अमीर लोग जिन्होंने लाख लाख रुपए लगा दिए, 2-2 साल से बैठे हैं, उसके बावजूद भी अपने पास आ रहे हैं। अपन क्या है, तुच्छ लोग हैं, अपना क्या है भाई, अपन तो सामान्य हैं। तो इतने महंगे महंगे लोग, अमीर लोग जिन्होंने जो है वो इतने इतने पैसे जो है वो लगा दिए, उसके बावजूद अपने से जो है वो चाहे यूट्यूब पे हो, ऐप पे, क्यों पढ़ते? ठीक ठाक तो पढ़ाते ही हैं अपन, वो कोई बात नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्या जोड़े सुनील? तो अब जो है वो तुम लोगों को जो है वो अभ्युदय बैच में एक एडमिशन करवाना पड़ेगा। कौन कौन तैयार है? अभ्युदय बैच, फाउंडेशन बैच ऑफर स्टार्ट हो रहा है आज से। हाँ बताए हुए हैं, पूरा पूरा शेड्यूल डाला हुआ है टेलीग्राम पे, आप लोग देख सकते हैं, और ऐप पे भी डाला हुआ है शेड्यूल।
अगले मेंस तक टॉप होगी बूस्टर एकेडमी राजस्थान में। चलो बढ़िया है, थैंक यू। तो जो भी राज, तनिक्षा, मुस्कान, शिल्पा, पूर्ण, पूनम, आशा, दीपक, ये जो बैच आ रहा है 15 तारीख से, हाँ, तो दोस्तों जो है वो आपको अपनी तरफ से एक एडमिशन करवाना है। आपके परिवार में जो भी तैयारी कर रहा है, आपका दोस्त जो भी तैयारी कर रहा है, आप जरूर जो है एडमिशन करवाएं। चलो आगे चलें। चलो बात करते हैं, आगे ध्यान देते हैं। हाँ, क्या चाहिए? हैं? हम्म। अभी तो बेच में पड़ेगी। चाय नहीं है ये, चलो। अल्ले चल, तेरे को सुबह सुबह मिला देता हूँ, अच्छा। इधर देख, इधर 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 इधर, सामने देख। हंसी है। बोलो जय जय करो सबको, जय जय करो, बोला जय जय करो, ये ले। पापा तो ठीक है, पढ़ लेने दे इनको। इनको जीवन में कितनी टेंशन है, तेरे तो सुबह उठे पापा हैं। पढ़ना है ना इनको, पढ़ना है इनको, पॉलिटी पढ़नी है इनको। जाएगी वापस, वापस मिलेगी ले। क्या चाहिए? हाँ, रिमोट तो तेरे को दे दे, तू कुछ ही बंद कर दे। और क्या चाहिए? तेल काट दे, पेन चाहिए? ले सामने देख शिवी, सामने देख। चाय नहीं, सामने देख। हाँ, एक बार जो जय जय कर दे फिर जान, बोला जय जय कर। तो सब बोर्ड पर यह चीजें घरा कुण रही, फिर काम कुण करी, क्या जो। ठीक है, मैं अब तेरे को भेज रहा हूँ, कर ले जय जय एक बार, देखे देख। चाचार थारे काकार ताऊर मोसीर मोसार, एटीन देख, देख जगह देख ले। हाँ, राम राम कर सम। ठीक है, बाय बोल दे, टाटा बोल, टाटा। टाटा, पहले टाटा बोल, सामने टाटा बोल, टाटा, टाटा। हाँ, अब आर्टिकल 16 की तरफ चलते हैं। अब आर्टिकल दोस्तों जो है वो, हाँ 16 की तरफ चलते हैं। ताऊ कौन घेटे कोई भाई। अब अपने तो एक्स सर्विसमैन भी खूब पढ़ते हैं ना यार, ऐसी क्या बात हुई, तुम लोग दिल पे मत ले लेना। ओके, चलो अब जो है वो ध्यान देते हैं। और ध्यान देते हैं, अब आर्टिकल 16 की तरफ चलें। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 16 के बारे में चलते हैं, और दोस्तों आर्टिकल 16 के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। और तुम बोलो तो शाम को पढ़ लें आर्टिकल 16 के बारे में, अगर जल्दी नहीं है तो। आज के लिए इतना बहुत है, फिर बाद में और क्या। शाम को फिर खींच लेंगे इस क्लास को, आज करवा देंगे मूल अधिकार, कैसे भी करवाओ भले। शाम को पढ़ लें, दिन में एक क्लास और लगा देता हूँ, और क्लासें भी लगनी है 10 बजे से। फिर आप सब टीचर की क्लास बंद नहीं करवा सकते, फिर बोलेंगे गुरुजी आप क्या ऐसे, ये कोई बात थोड़ी हुई, आप ही आप लोग में सारी क्लास। शाम को एक क्लास और लेते हैं, आज यूट्यूब पे वैसे भी छोटी क्लास होगी, तो शाम को एक क्लास 9:30 बजे और रखते हैं, ठीक है। एक इवनिंग में क्लास रखते हैं। ओके भाई, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।